साथियों, BS राजपूत केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11वीं के दूसरे अध्याय परमाणु संरचना के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की, प्रकाश की कण की प्रकृति की। इसके अंतर्गत मैक्स प्लांक का योगदान पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की। पिछले भाग में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें दोलायमान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से बनी होती हैं। इनमें बहुत विविधता पाई जाती है। ये आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। यदि इनको तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो हमें एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसमें स्पेक्ट्रम में हम सबसे पहले सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों की बात करें तो ये आती हैं कॉस्मिक रेज, यानी ब्रह्मांडीय किरणें जो ब्रह्मांड से आती हैं पृथ्वी पर। इसके बाद आती हैं गामा किरणें, ये लगभग 10⁻24 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की कोटि की होती हैं। इसके बाद आती हैं एक्सरे यानी एक्स किरणें। इसके बाद आती हैं परावैंगनिक किरणें और इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश। फिर इसके बाद आता है अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड किरणें। इसके बाद माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें। फिर इसके बाद रेडियो तरंगें आती हैं जिनमें दो भाग हैं, FM और AM। और इसके बाद लंबित रेडियो तरंगें आती हैं। इनमें इन संपूर्ण विस्तृत स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है दृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश वह है स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। इसके अलावा हम बहुत बड़े भाग को आंखों से नहीं देख सकते। मैंने हमारी जो आंखें हैं वो केवल दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लिए ही सेंसिटिव होती हैं। तो दृश्य प्रकाश को भी हम मोटे तौर पर इनको 7 रंगों में बांट लेते हैं। ये आपने पढ़े होंगे इंद्रधनुष के रंग, विबज्योर यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी अंग्रेजी में इसको हम विबज्योर के नाम से याद कर लेते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनमें अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये लगभग 3800 यानी 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच होते हैं। और अगर नैनोमीटर्स में बात करें तो 400 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर के बीच तरंगदैर्घ्य के होते हैं। इनमें बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, यानी ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और लाल रंग सबसे अधिक ठंडा होता है, यानी उसमें गर्मी सबसे कम रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। कुछ घटनाओं में आपने पढ़ा भी होगा, सुबह से सूरज लाल दिखाई देता है, दोपहर में उसका कलर नीला दिखाई देने लगता है, या आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इन घटनाओं की व्याख्या में आपने इन सब चीज़ों को पहले से पढ़ा होगा। अब हम इनके उपयोग की बात कर लें। थोड़ी सी एक्सरेज का उपयोग आपको पता ही है, टूटी हड्डी का पता लगाने में या शरीर की और कुछ कमियों का पता लगाने में काम आता है। TB वगैरह की जांच भी इससे होती है। और जो गामा रेज हैं वो कैंसर का पता लगाती हैं। परावैंगनिक किरणें हैं पदार्थों के परीक्षण में काम आती हैं। दृश्य प्रकाश आपको पता ही है, देखने में काम आता है। जर्मिसाइड्स लैंप भी इससे बनते हैं। अवरक्त किरणें भी चमक उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग होता है। माइक्रोवेव आपको पता ही है, बेकिंग के काम आता है, केक वगैरह बनाते हैं उससे। रेडियो वेव तरंग संचरण के काम आती है। इसमें संचार यानी इससे हमें टीवी के सिग्नल या रेडियो सिग्नल दिखाई देते हैं। अब आइए बात करें हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति की। अब ये आपके NCERT की किताब में ये चित्र भी दिए है, रंगीन चित्र। इससे आप देख सकते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम है। ये अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में ये रंग ऐसे मिले हुए दिखाई देते हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति की। जैसे कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि
विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, तरंग के रूप में चलता है और बहुत सारी प्रकाशीय परिघटनाओं की व्याख्या भी उसके माध्यम से की जा सकती है। आप प्रकाश संबंधित काफ़ी घटनाओं का वर्णन आप कक्षा 9-10 में पढ़ चुके हैं। आपने परावर्तन पढ़ा होगा, अपवर्तन पढ़ा होगा। कुछ और फिनोमेनन हैं जिनका जो व्याख्या है वो तरंग सिद्धांत द्वारा की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन। शायद आपने इसको ना पढ़ा हो, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। विवर्तन हम ये कह सकते हैं जब प्रकाश किसी बाधा से टकरा करके उनके किनारों पर मुड़ जाता है, उस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप दिन के समय देखें तो यदि सूर्य की किरणें सीधी नहीं आती हैं कमरे में, तब भी कमरे में बहुत सा प्रकाश रहता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो किनारों पर मुड़ करके कमरे के अंदर पहुंच जाती हैं। व्यतिकरण एक दूसरे प्रकार की घटना है। इसमें जब समान आवृत्ति की कोई दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो उसमें किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उन दोनों तरंगों के आयामों के सदस्य योग के बराबर होती है। यानी व्यतिकरण में हमें अलग अलग तीव्रता की पट्टियां प्राप्त होती हैं। इन घटनाओं की व्याख्या तो तरंग सिद्धांत द्वारा की जा सकती है, किंतु कुछ और जो परिघटनाएं और फिनोमेना जो देखने को मिली उनकी व्याख्या इस तरंग सिद्धांत के अनुसार किया जाना संभव नहीं था। उन घटनाओं की संक्षिप्त में चर्चा अपन कर लेते हैं। उनमें एक घटना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कृष्ण का विकिरण। जब किसी गर्म पिंड माने जब किसी पिंड को गर्म करते हैं तो उससे विकिरण उत्सर्जित होते हैं। दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा है ठोसों के तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारता में परिवर्तन। चौथा है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी इससे। मैंने ये जो चार घटनाओं की बात है यहाँ पे, इनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। आइए हम एक एक करके थोड़ा सा इनको संक्षेप में समझ लें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? इसके लिए मैक्स प्लांक ने चर्चा की कि उन्होंने लोहे को गर्म करने पर देखा कि पहले लोहा हल्का लाल होता है, फिर और अधिक गर्म करो तो गहरा लाल हो जाता है, और अधिक गर्म करो तो सफ़ेद हो जाता है, और अधिक ताप पर उसको गर्म करते हैं तो ये नीला हो जाता है। यानी ये इन रंगों का विकिरण उत्सर्जित करता है। तो प्लांक ने पाया कि ताप बढ़ने पर विकिरण की तीव्रता, विकिरण की जो कलर है वो चेंज हो जाता है। आप स्पेक्ट्रम में देख ही चुके हैं कि लाल रंग की आवृत्ति कम होती है जबकि नीले रंग की आवृत्ति अधिक होती है, अर्थात ताप बढ़ने पर विकिरण की आवृत्ति बढ़ रही है। उन्होंने एक ऐसे आदर्श पिंड की कल्पना की जो कि हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को अवशोषित तथा उत्सर्जित करता है। इसको उन्होंने पूर्ण कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण का कहा, और उससे उत्सर्जित विकिरण को कृष्ण का विकिरण कहा। उन्होंने बताया कि कृष्णिका के उत्सर्जित विकिरण का यथार्थ आवृत्ति वितरण ताप पर निर्भर करता है। उन्होंने अलग अलग तापों पे इसके विकिरण का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि विकिरण की तरंगदैर्घ्य कम होने पर बढ़ती है। विकिरण की जो तीव्रता है वो तरंगदैर्घ्य कम होने पर बढ़ती है। यानी आप इसमें जो दो ग्राफ देख रहे हैं, इन्हें एक्स अक्ष पे लिया है विकिरण की तरंगदैर्घ्य और वाई अक्ष पे लिया है विकिरण की तीव्रता। और पहले जो कम ताप है T1, पहले T1 ताप पे लिया तो ये ग्राफ इस तरह आया। देखा कि अगर हम तरंगदैर्घ्य कम करते जाएं तो तीव्रता बढ़ती जा रही है, और एक स्थान पे यानी एक तरंगदैर्घ्य पर तीव्रता अधिकतम रहती है। इसके बाद और कम किया तरंगदैर्घ्य तो विकिरण की तीव्रता पुनः घटने लगती है, और उच्च ताप पे लें तो ये ग्राफ और ऊंचा बनता है, और इसकी जो उच्चतम
तीव्रता वाली तरंगदैर्घ्य है वो और कम आती है। तो अधिक ताप पर तीव्रता अधिक होती है। इस तरह का उन्होंने अध्ययन किया। तो उन्होंने सुझाया कि अणु परमाणु केवल विविक्त मात्राओं में ही विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं। ये कंटिन्यू माने जो इसका जो विकिरण है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, यानी वो अनवरत नहीं होता। आप डिस्क्रीट यानी विविक्त और कंटिन्यूअस यानी अनवरत तो जानते ही है ना। डिस्क्रीट का मतलब है बीच बीच में गैप, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो प्लैंक ने ये बताया कि परमाणु से जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो उनकी आवृत्ति लगातार नहीं होती, यानी सभी आवृत्तियों के विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं, माने बीच बीच में कुछ आवृत्तियों के विकिरण उत्सर्जित करते हैं या अवशोषित करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसका नाम उन्होंने क्वांटम दिया। यानी जब किसी पिंड को गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ विकिरण उत्सर्जित होता है या विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी होता है, तो उसकी जो ऊर्जा की मात्रा है वो छोटी छोटी इकाइयों में होती है, यानी वो सबसे छोटी इकाई उसकी एक क्वांटम होती है। इन्हें प्रत्येक क्वांटम के साथ संलग्न ऊर्जा की मात्रा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। मैक्स प्लैंक के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे क्वांटम कहते हैं, और प्रत्येक क्वांटम के साथ संलग्न ऊर्जा की मात्रा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी यदि आवृत्ति अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक होगी। उन्होंने इसको गणितीय रूप में लिखा E समानुपाती न्यू या E बराबर h न्यू, जहाँ पर एक h एक स्थिरांक है। इसे प्लैंक स्थिरांक यानी प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड या जूल प्रति हर्ट्ज होता है। इन्होंने प्रकाश के लिए इस न्यूनतम ऊर्जा इकाई का नाम फोटोन दिया। प्रकाश के अलावा अन्य विकिरण है तो उसके लिए E बराबर h न्यू यानी उसको क्वांटा कहा, और प्रकाश के लिए इसका नाम दिया फोटोन। यानी प्रकाश में जो न्यूनतम ऊर्जा की इकाई है यानी ऊर्जा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है एक फोटोन। यानी किसी पिंड या निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित कुल ऊर्जा की मात्रा क्वांटम का पूर्ण गुणज होती है। मतलब ये क्वांटम एक क्वांटम होगा या दो क्वांटम होंगे या तीन क्वांटम होंगे या 1000 क्वांटम होंगे, इस तरह से क्वांटम के पूर्ण गुणज में होगा। माने क्वांटम का आधा नहीं होगा, क्वांटम का कोई पार्ट नहीं होगा। उन्नीस 1918 में इन क्वांटम सिद्धांत के लिए मैक्स प्लैंक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और उन्होंने ये बताया कि कृष्ण का विकिरण में ताप बढ़ने पर ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। इसीलिए उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है और इसकी आवृत्ति बढ़ने के कारण होती है। यानी जब ताप बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी, और ऊर्जा निर्भर करती है आवृत्ति पे, तो उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी। अर्थात ऊर्जा में वृद्धि के कारण आवृत्ति में वृद्धि होती है, जिससे हमें भिन्न रंग प्राप्त होते हैं। ये कृष्ण का विकिरण की मैक्स प्लैंक ने व्याख्या की है। माने उन्होंने ये बताया कि इसके रंग बदलने का कारण क्या है। रंग बदलने का कारण ये है कि ऊर्जा क्वांटम के रूप में मुक्त होती है
और क्वांटम की ऊर्जा उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है और फ्रीक्वेंसी के कारण ही उसका रंग बदलता है। आइए अब हम बात करें दूसरे प्रभाव की। अब बात करते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की। 1887 में मिस्टर हेनरी हर्ट्ज ने कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डाला और पाया कि उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। इस परिघटना को उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। इसको हम इस तरह देख सकते हैं। एक चित्र में आपको एक निर्वात नली दिखाई दे रही है। ये जो निर्वात नली है, इसमें एक तरफ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसी कोई धातु रखी है, दूसरी तरफ एक डिटेक्टर लगाया गया है, संसूचक, और इसको पूरे को एक बैटरी में जोड़ दिया है। इसमें कुछ वोल्टेज लगा हुआ है और इसमें एक एमीटर जोड़ दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे बीच में निर्वात है, इसलिए अभी इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, लेकिन जैसे ही इस पे एक प्रकाश किरण आपतित होती है तो इसमें से जो एमीटर है इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जिससे ये परिपथ पूरा हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जैसे ही धातु की प्लेट पर आपतित होता है, धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उन्होंने अध्ययन में कुछ परीक्षण देखे। उनके परीक्षणों में उन्होंने पाया कि प्रकाश पुंज जैसे ही टकराता है, धातु की सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी प्रकाश के टकराने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच में कोई समय अंतराल यानी टाइम लैग नहीं होता है। और दूसरा उन्होंने ये पाया कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी यदि अधिक प्रकाश की तीव्रता हो, यानी प्रकाश अधिक तीव्र हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, जिससे एमीटर में वोल्टेज बढ़ जाता है, माने धारा की मात्रा बढ़ जाती है। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीसरा उन्होंने पाया कि प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है, यानी अलग अलग धातुओं के लिए न्यूनतम आवृत्ति अलग अलग होती है। इस आवृत्ति को उन्होंने देहली आवृत्ति कहा। देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं किए जा सकते, चाहे तीव्रता कितनी ही बढ़ा दी जाए। तो आप चूंकि देहली जानते ही होंगे, जब घर के दरवाजे पर एक थोड़ी ऊंची सी पट्टी रहती है, उसको देहली बोलते हैं। यदि देहली को पार करना है तो हमें कम से कम उतना ऊपर उठना होता है, माने वो उतने से नीचे होकर हम उसको पार नहीं कर सकते। तो कम से कम उतनी आवृत्ति होना चाहिए। उस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश है तब तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन उससे कम है आवृत्ति तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे तीव्रता हम कितनी ही बढ़ा दें। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि पोटेशियम पर लाल रंग के प्रकाश को हम कितनी ही देर तक, कितनी ही तीव्रता से के प्रकाश को उस पर क्यों ना आपतित किया जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, क्योंकि लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो 4.3 से 4.6 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज होती है। तो इतनी आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम इससे थोड़ी अधिक तीव्रता वाला जो पीला रंग है, उसकी हम बहुत कम, मान थोड़ी अधिक फ्रीक्वेंसी वाला जो पीला रंग है उसकी थोड़ी सी बहुत कम तीव्रता वाला प्रकाश भी उस पर डाल दें, तब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। अर्थात तीव्रता से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि बस संख्या बढ़ जाती। यदि
आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से यानी देहली आवृत्ति से कम है तो किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं किए जा सकते। यहाँ पे देखें अपन, जो नीले पीले रंग की आवृत्ति होती है वो 5.1 से 5.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज होती है, और उन्होंने पाया कि 5.0 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले प्रकाश की आपतन को आपतित करने पर पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। इसलिए उन्होंने 5.0 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज को पोटेशियम के लिए देहली आवृत्ति माना। अब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो प्रकाश विद्युत प्रवाह होगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जितनी अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश को टकराएंगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। यानी देहली आवृत्ति और प्रकाश की आवृत्ति के अंतर पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये क्या पर निर्भर करती? प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतनी अधिक गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी, और जितनी तीव्रता अधिक होगी उतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। हेनरी हर्ट्ज के इस प्रयोग की जो घटनाएं हुई इनकी व्याख्या 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इसके लिए उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या की थी। उनके अनुसार जब पर्याप्त ऊर्जा वाला कण यानी फोटोन धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह तुरंत बाहर निकल जाता। आपने देखा होगा कभी, यदि पानी में अपना पत्थर मारते हैं तो जैसे ही पत्थर पानी से टकराता है तुरंत पानी उछलता है। फोटोन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह इलेक्ट्रॉन को उतनी ही अधिक ऊर्जा देगा, जिससे निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होती है। हम जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, और इलेक्ट्रॉन के निष्कासन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h न्यू जीरो। यहाँ पे h न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति है, यानी देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। यानी न्यूनतम ऊर्जा कितनी होना चाहिए? h न्यू जीरो। इस h न्यू जीरो को कार्यफलन भी कहते हैं। इसको W जीरो द्वारा व्यक्त किया जाता है। W जीरो बराबर h न्यू जीरो। यहाँ पर दिया है कार्यफलन। W जीरो बराबर h न्यू जीरो। तो शेष अतिरिक्त ऊर्जा h न्यू माइनस h न्यू जीरो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इस संबंध को इस तरह भी लिख सकते हैं हम, h न्यू बराबर h न्यू जीरो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्लस जो बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पे me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इलेक्ट्रॉन का वेग है। यदि अधिक तीव्रता वाला प्रकाश लें तो उसके फोटोन की संख्या अधिक होगी, तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यदि सतह पे हम विभव V0 लगा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? eV0 होगी, यानी 1/2 MeV² बराबर eV0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा काय के अंतर के बराबर होगी? आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस न्यूनतम ऊर्जा यानी कार्यफलन के अंतर के बराबर होगी।
यहाँ पे H को कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा या सी इक्वल टू न्यू लेमडा, तो यहाँ पे न्यू की जगह पे सी अपॉन लेमडा रख देंगे तो एच अपॉन सी अपॉन एच गुणा सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा जीरो, एस सी और कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एच सी इंटू वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा जीरो। ये व्याख्या हो गई इसकी। अब बात करें कि स्टॉपिंग प्रभाव की, जब धातु पर विपरीत प्रभाव लगाते हैं तो विकिरण उत्सर्जित होने पर भी विकिरण आपतित होने पर भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो विपरीत प्रभाव लगाते हैं, जितना आवश्यक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो उसको मिल रही है, लेकिन हम उसके विपरीत प्रभाव लगा देते हैं तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यहाँ पे विभव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो इसे रोकने के लिए इसके बराबर तथा विपरीत विभव लगाना पड़ता है। EV0 इलेक्ट्रॉन एमिशन को रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जो कार्यफलन है ये EV0 से व्यक्त किया जाता है। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन के मान दिए जा रहे हैं। यहाँ देखिए, लिथियम के लिए कार्यफलन का मान है 242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम के लिए 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नीशियम के लिए 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के लिए 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चांदी के लिए 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम अभी तक हमने दो प्रकार की प्रकृति पढ़ ली है। पहले हमने पढ़ ली थी तरंग प्रकृति, अब मैक्स प्लांक के अनुसार हमने जो कणिका प्रकृति पढ़ ली है। अब कुछ घटनाएं तो आपकी तरंग प्रकृति के आधार पर व्याख्या की जा सकी है, लेकिन कुछ घटनाओं की व्याख्या कणीय प्रकृति के आधार पर की गई है। तो वैज्ञानिकों के सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है या कणों के रूप में चलता है। इस दुविधा से बचने के लिए डी ब्रोगली ने ये सुझाया कि प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों जैसे गुण होते हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया करता है तब तो एक कण के समान व्यवहार करता है, और जब वो संचरित होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो ये तरंग के समान गुण प्रदर्शित करता है। डी ब्रोगली ने जो सिद्धांत दिया उसको डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत। 1924 में उन्होंने प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण बताया कि प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग तथा कण दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है, और तरंग दैर्घ्य तथा संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है। और उन्होंने बताया कि ये संबंध होता है लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। यहाँ पे लैम्डा तरंग दैर्घ्य है उसकी, और h है प्लांक नियतांक, m है उसका द्रव्यमान और b है उसका वेग। इसको ही डी ब्रोगली समीकरण कहा गया। इसकी उत्पत्ति हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इसको इस तरह से व्युत्पन्न किया जा सकता है। आप प्लांटम के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जानते हैं E बराबर एच न्यू, यानी एक फोटोन की एनर्जी। आपको यही पता है C बराबर न्यू लेमडा, हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो C बराबर न्यू लेमडा है तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन लेमडा। इस लेमडा को इस तरफ ले आएंगे तो न्यू की जगह पर हमने C अपॉन लेमडा प्रतिस्थापित कर दिया। अब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से E बराबर एम सी स्क्वायर, यहाँ पे m द्रव्यमान क्षति है, c प्रकाश का वेग है। अब इन दोनों की तुलना कर दें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो एम सी स्क्वायर बराबर एस सी अपॉन लेमडा, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा को उस तरफ ले आओ तो लेमडा बराबर एच बटे एम सी।
और लैम्डा बराबर h/m भी, जहाँ पे m भी को हम संवेग लिखते हैं और संवेग को हम p द्वारा दर्शा सकते हैं, तो इसके बराबर अपन h/p भी लिख सकते हैं। इस तरह से आज हमने बात की प्रकाश की द्वितीय प्रकृति की। विश्वास है आप लोग समझ चुके होंगे, और आप लोगों से अनुरोध है कि जो पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उनको भी हल करें। यदि कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं या कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमें बताएं। यदि कोई समस्या आती है तो आप जिस नंबर से हमें इसको सेंड कर रहे हैं उस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं।